गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज फिर हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमारा आज का जो चैप्टर है वो है लाइट यानी प्रकाश। इस चैप्टर के अंदर हम आपको आज वो क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं कि जो हर साल एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, वो क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। डेफिनेटली जो है इन क्वेश्चंस में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। काफ़ी टेक्निकल जो है पोर्शन है। हम आइए टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम डिस्कस करेंगे कि कनकेव मिरर के अंदर किस प्रकार की प्रतिबिंब बनती हैं, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, साइज़ क्या होगा, प्रकृति क्या होगी, इस सब के बारे में और डायग्राम की हेल्प से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछता है। आइए डिस्कस करते हैं, साथ के साथ हम आपको बताते जाएंगे किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको कनकेव और कन्वेक्स यानी उत्तल और अवतल दर्पण और लेंस के बारे में पता ही होगा, क्योंकि पूरी साल आपने स्टडी की है, तो हम ये बेसिक्स मान करके चलते हैं कि आपके क्लियर होंगे। प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी आपको मालूम होगा और अपवर्तन के बारे में भी मालूम होगा। तो हम इन बेसिक्स को साथ के साथ डिस्कस भी करते रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें और नोट्स बनाते रहें अपने, ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी हो पाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कनकेव मिरर के बारे में। कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। देखिए, कनकेव मिरर पर वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है वो डिपेंड करेगा वस्तु की स्थिति के ऊपर। तो हम वस्तु की अलग अलग स्थिति को डिस्कस करते हैं और वस्तु की स्थिति साथ में हम डिस्कस करेंगे कि प्रतिबिंब जहां पर बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में हम डिस्कस करेंगे और डायग्राम की सहायता से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखने वाली बात है कि जब वस्तु अनंत पर है, यानी वस्तु की स्थिति जो है इन्फिनिटी है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और उसकी प्रकृति क्या होगी, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम की हेल्प से। ये
आपके सामने है अवतल दर्पण। एक तरफ से पॉलिश्ड होता है, आपको पता ही है इस बारे में। ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण की बात करते हैं हम पहले। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, और ये मान लीजिए कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी जिसको हम बताते हैं, और ये मुख्य फोकस है, और ये ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशीय बिंदु। तो देखिए, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और बेसिक्स में बता भी दी गई होंगी जब आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा। तो जो ये रेडियस है, ये रेडियस यहाँ P से C तक होती है। P से C तक हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। रेडियस होती है त्रिज्या, जिसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। वक्रता जो केंद्र है और प्रकाशीय केंद्र है, इसके बीच में त्रिज्या है, और जो त्रिज्या होती है, ये जो F है, मुख्य फोकस और प्रकाशीय बिंदु जो है, इसके बीच में ये जो दूरी है, ये वाली दूरी, इसको फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी बोलते हैं, और ये रेडियस का डबल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो C और P से जो दूरी है, वो इस दूरी का हाफ होता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम चलते हैं डायग्राम की ओर। देखिए, हम यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं कि वस्तु की स्थिति क्या है। तो वस्तु की स्थिति, अनंत से वस्तु जब आ रही है, जब वस्तु कोई भी अनंत पर है, तो प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं, तो प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराएंगी, तो टकरा करके परावर्तन होगा, और परावर्तन हो करके ये यहाँ पर मुख्य फोकस पर आती हुई, मिलती हुई यहाँ पर। इसको भी साफ कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, क्लियरली आप देखिए, जब वस्तु अनंत पर है, वस्तु प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं, तो इस दर्पण से टकरा करके वापस मुड़ती हैं, और यहाँ मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनाएंगी। यहाँ पर आपको फिर ये बताना होगा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, तो वो F पर होगी, यानी फोकस केंद्र के ऊपर या मुख्य फोकस के ऊपर। मुख्य फोकस, हिंदी में भी आप फोकस ही लिख सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी होगी। ये जो प्रतिबिंब बनेगा, ये बनेगा अत्यधिक छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, और रियल तथा इन्वर्टेड, एक तो वेरी स्मॉल या डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे
अत्यधिक छोटा। और कैसा बनेगा? रियल तथा इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक होगा एवं उल्टा होगा। ये बातें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो। अब सेकंड जो ये आपसे पूछने वाला है वो ये पूछेगा कि अगर वस्तु की स्थिति जो है सी से परे है, इन्फिनिटी नहीं है, सी से परे है, सी से परे, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, तो आइए हम देख लेते हैं। ये हमारा दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर ये वस्तु है, ये बी सी से परे है। तो ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं और टकरा करके वापस मुख्य फोकस से होते हुए निकलती हैं। और ये नॉर्मल है जो यहाँ से चलती है और वक्रता केंद्र से होकर निकलती है। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बनता है जो कि ए डैश बी डैश है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है सी और एफ के बीच में बनता है, सी और एफ के बीच में बनेगा, छोटा होगा, वस्तु से छोटा है ये, यानी डिमिनिश्ड, और इन्वर्टेड होगा, उल्टा तो है ही, रियल और इन्वर्टेड, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ये तो वास्तविक और उल्टा, यहाँ पर भी आप लिख लेंगे वास्तविक और उल्टा। इसके बाद नेक्स्ट जो पोजीशन होगी वो सी पर होगी, सी पर। तो सी पर अगर मान लीजिए कि ये आपका दर्पण है और ये आपका, ये उससे पार नहीं जाएगा क्योंकि इसी तरफ बनेगा, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये एफ और सी। अगर वस्तु सी पर है थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बन जाएगा। प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी और वापस से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस बिंदु से निकलेंगी। ये डायरेक्शन आपको शो करनी है। इसी तरह से यहाँ से नॉर्मल निकलेगी, सेंटर ऑफ,
और यहीं पर आकर के ये मिलेगा। तो ये हमारी वस्तु थी ए बी, और ये प्रतिबिंब बनता है ए बी, ए डैश बी डैश। आप देख रहे हैं कि सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, सी पर है तो सी पर ही बनेगा प्रतिबिंब। उल्टा होगा और वास्तविक होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। लेकिन प्रकृति कैसी होगी, आप देख रहे हैं वस्तु के साइज के समान ही होगा, वस्तु के आकार का ही होगा, या अमाप, आकार या अमाप। आप सेम ऑब्जेक्ट जो है सेम उसी साइज का प्रतिबिंब होगा, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसको साफ कर देते हैं और डायग्राम्स देखते हैं, पोजीशंस। उसी तरह से सी और एफ के बीच में हम अगर वस्तु को रख देंगे तो क्या होगा, ये देखना है। देखिए, ये हमारा दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है इसका एफ, और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लीजिए वस्तु को हमने सी और एफ के बीच में रख दिया, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये देखने वाली बात है। प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गई और परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होकर निकलती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेंगे। ये नॉर्मल यहाँ से होकर के निकलेगी और बिल्कुल सीधी, और ये भी बिल्कुल सीधी आएगी, और ये बिल्कुल सीधी आएगी, और ये भी नॉर्मल भी बिल्कुल सीधी है। यहाँ पर मिलेंगे तो जब सी और एफ के बीच में अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब सी से परे बनता है। रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा ही, लेकिन साइज में बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा है। ठीक है, तो आप इस तरह से डायग्राम जब इसको पूरा माप करके बनाएंगे तो एक्यूरेट आपका डायग्राम बनेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर सी और एफ और पी के बीच की दूरी सेम है, तो माप करके जब आप बनाएंगे तो आपका बिल्कुल प्रॉपर बनेगा डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु की जो स्थिति थी, वस्तु की स्थिति वो थी सी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हुई, प्रतिबिंब की जो स्थिति हुई वो हुई सी से परे।
और प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, रियल तथा इन्वर्टेड है, यानी उल्टा और वास्तविक, लेकिन आवर्धित है, बड़ा, आवर्धित, जिसको हम बड़ा बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, एनलार्ज। ठीक है, तो इस तरह से आप डायग्राम बना करके ये आसानी से बता सकते हैं। अब देखने वाली बात ये है कि जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, जब वस्तु C से परे था तो प्रतिबिंब C और F के बीच में बन रहा था। इसका उल्टा बिल्कुल यहाँ पर हो रहा है कि जब वस्तु जो है C और F के बीच में है तो प्रतिबिंब C से परे बन रहा है। एक बात तो आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, C पर अगर वस्तु थी तो पिछले डायग्राम के अंदर हमने देखा तो C पर ही प्रतिबिंब बन रहा था, सेम साइज का बन रहा था। ठीक है, दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट पोजीशन जो होगी वो होगी ये मुख्य अक्ष है, ये F है, ये C है। F पर अगर वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए, जब ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई और मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद ये थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ये नॉर्मल होगी। देखिए एक बार, अब पहले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई और परावर्तित होकर के ऐसे वापस जा रही हैं, और ये जो है C से ये नॉर्मल गई और ये भी वापस इधर की ओर जा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, इसलिए अगर वस्तु की स्थिति F पर है तो अनंत पर प्रतिबिंब की स्थिति होगी, इन्फिनिटी पर, और रियल और इन्वर्टेड और बहुत ही बड़ा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अत्यधिक आवर्धित, अत्यधिक आवर्धित, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक बार इसको साफ कर लेते हैं।
इसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, आप ध्यान देंगे। ये एफ सी, एफ और पी के बीच में अगर वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये देखना है इसके अंदर। नॉर्मल, अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये इस तरफ मिलेंगे नहीं, तो ये मिरर के दूसरी तरफ मिलते हुए प्रतीत होंगे। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वस्तु की स्थिति अगर F और P के बीच में है तो प्रतिबिंब क्या हो रहा है, वह प्रतिबिंब की स्थिति मिरर के दूसरी साइड है। मिरर जो दर्पण है, दर्पण के दूसरी तरफ, और ये यहाँ पर जो सिक्स्थ पोजीशन हम देख रहे हैं, केवल ये पोजीशन है जिसमें ये प्रतिबिंब जो A डैश B डैश बना है ये वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, सीधा होगा, यानी आभासी होगा और सीधा होगा। बाकी अब इससे पहले जो भी प्रतिबिंब बने हैं वो सभी प्रतिबिंब रियल थे, वास्तविक थे और इन्वर्टेड थे, उल्टे थे। ये इरेक्ट होगा और आभासी होगा और एनलार्ज्ड होगा, बहुत बड़ा होगा, आवर्धित होगा। ये बात आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसको भी बना लीजिए। आइए अब देखते हैं कनकेव जो है मिरर, इसका यूज यानी अवतल दर्पण का प्रयोग जो कि
आपसे अब क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछेगा, अभी हमने जो ये डायग्राम्स डिस्कस किए हैं इसके अंदर क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि वस्तु की जो स्थिति अगर एफ और पी के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो आप सिंपली डायग्राम की सहायता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और डायग्राम भी बनाना पूछ सकता है वो। और डायग्राम अगर मान लीजिए कि नहीं पूछता है, केवल आपसे प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछ सकता है और उसकी प्रकृति भी पूछ सकता है, तो वो डिपेंड करेगा कि वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन डालेगा। तो आप अपने हिसाब से पूरे क्वेश्चन को ही तैयार करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कुछ केसेस देखे थे, आइए हम एक बार उनको ब्रीफ कर लेते हैं। उसके बाद हम एक, ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर चलेंगे। अब जैसे कि कुछ बातें ध्यान रखने वाली थी, यहाँ पर हम आपको नोट्स के फॉर्म में लिखवा देते हैं। जब वस्तु इन्फिनिटी पर थी, अनंत पर थी, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था। जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब एफ पर बन रहा था, मुख्य फोकस पर बन रहा था। ठीक है, इन सभी के अंदर केवल एक पोजीशन को छोड़ करके बाकी सब रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, यानी वास्तविक एवं उल्टा, केवल एक पोजीशन को छोड़ करके जो ये हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी सब के अंदर रियल और इन्वर्टेड, और यहाँ पर अत्यधिक छोटा। आप इसको एक टेबल फॉर्म में याद करने के लिए समझ लीजिए, दोबारा से हम एक बार रिवाइज करवा रहे हैं। तो सेकंड जो पोजीशन हम देख रहे थे, सी से परे बनाया था हमने डायग्राम के अंदर। आप एक बार दोबारा से वीडियो को बैक करके देख लेंगे। जब सी से परे बनाया था तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता था, ये भी छोटा बना था और बाकी ये सेम था, रियल और इन्वर्टेड। इसके बाद आप देखिए थर्ड पोजीशन में सी पर जब था तो प्रतिबिंब सी पर ही बना था और सेम साइज का था, समान जो आकार था उसका, सेम साइज, और यही रियल और इन्वर्टेड था। इसके बाद देखिए कि सी और एफ के बीच में था। जब सी एफ के बीच में था तो प्रतिबिंब सी से परे बनता है, सी से परे बनता है। ये हमने डायग्राम के अंदर भी बना करके दिखाया है। और साइज उसका क्या था, बड़ा होगा। साइज आवर्धित हम लिखते हैं, आप बड़ा भी लिख सकते हैं, रियल और इन्वर्टेड। ओके, इसके बाद फिफ्थ जो केस है, इसके अंदर फिफ्थ केस के अंदर फिर हम एफ पर लेकर के आते हैं। एफ पर लेकर के आते हैं तो अनंत पर बन रहा है, अनंत पर, इन्फिनिटी पर। यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, अत्यधिक बड़ा ही बनेगा, अत्यधिक आवर्धित, और रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा। लास्ट जो केस है वो आपके सामने है, जब प्रतिबिंब वस्तु जो है एफ और पी के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। आप देख पा रहे हैं कि ये दर्पण के दूसरी ओर बन रहा है, दर्पण के दूसरी ओर बनता हुआ प्रतीत होता है।
आभासी बड़ा होता है, ये आवर्धित होता है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये आभासी होगा और सीधा बनेगा, जो कि सामने लिखा भी हुआ है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस तरह से बड़ा ही इसको सिंपली आप याद कर सकते हैं। सी से परे है तो सी एफ के बीच में, सी एफ के बीच में तो सी से परे, सी पर है तो सी पर, और जब अनंत पर था तो एफ पर, और जब एफ पर है तो अनंत पर। इस तरह से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। अब इसको आप यहीं नोट रखेंगे। हम लेंस के बारे में भी सेम डिस्कस करेंगे अभी। जस्ट एक इसके साथ ही छोटा सा टॉपिक हम ले लेते हैं जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो आप लिख लेंगे टॉर्च लाइट्स के अंदर, टॉर्च के अंदर आप यूज कर सकते हैं। सेविंग मिरर्स के अंदर आप यूज कर सकते हैं, सेविंग मिरर्स। और आप गाड़ियों की हेडलाइट्स, कार की या कोई भी व्हीकल्स हैं, आप कर लीजिए इसको। व्हीकल्स, सॉरी, जो हेडलाइट्स होती हैं उसके अंदर भी आप हिंदी में भी आप लिख सकते हैं सेविंग जो दर्पण है टॉर्च के अंदर, और गाड़ियों की मुख्य लाइट, गाड़ियों की मुख्य लाइट में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से 1-2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लेता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ डेंटिस्ट जो स्पेशलिस्ट हैं, दांतों के जो स्पेशलिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, वो भी इसका यूज़ करते हैं कनकेव मिरर्स का, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, डेंटिस्ट। ओके, तो इस तरह से ये छोटा सा क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ साथ कई बार क्वेश्चन कन्वेक्स मिरर के बारे में भी वो पूछ लेता है। कन्वेक्स मिरर का जो यूज है, कन्वेक्स मिरर का जो यूज है वो कहाँ पर हम कर सकते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो गाड़ियों में दर्पण लगा होता है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, तो उसके रूप में रियर व्यू मिरर, गाड़ियों के अंदर जो पीछे गाड़ियों में पीछे के वाहनों को देखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप एक और दे सकते हैं कि कोई मान लीजिए टॉल बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है या बड़ा पेड़ है, उसको छोटा करके देखना हो तो वो भी आप देख सकते हैं। बिल्डिंग्स या ट्रीज़, उनको छोटा करके ये दिखाता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से भी पूछ लेता है कि रियर व्यू मिरर, कन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ किया जाता है, यानी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है गाड़ियों के अंदर पीछे वाले वाहनों को देखने के लिए।
एक तो ये पीछे का जो है बड़ा व्यू लेता है, पीछे का काफ़ी सारा बड़ा व्यू लेता है, क्योंकि जो ये दर्पण होता है इसका उभार बाहर की ओर होता है, और एक ये वस्तुओं को छोटी करके दिखा देता है। तो इन कारणों से हम इसका बड़े सारे क्षेत्र का व्यू देख सकते हैं छोटे रूप में, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे या अपने वर्ड्स के अंदर लिख लेंगे। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन से बड़े ही इम्पोर्टेंट ये बनते हैं, ये भी आप यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। और इस टेबल से आप बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आपको 100% जो है मिलने की संभावना होती है। हर साल आते ही हैं, आप एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर्स को उठा करके देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम एक बार लेंस का भी प्रयोग देख लेते हैं, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। अब हम लेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपके सिलेबस के अंदर जो डिटेल दी हुई है वो कन्वेक्स लेंस के ऊपर है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं, जिसको आप उत्तल लेंस भी बोलते हैं, उत्तल लेंस। तो आइए सेम जो है हम आपको वस्तु के प्रतिबिंब, वस्तु की स्थिति, वस्तु की प्रकृति, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जिस तरह से हमने लास्ट टॉपिक अवतल दर्पण के अंदर देखा है, उसी तरह से देखते हैं। एक बार हम जल्दी से देखेंगे, क्योंकि सेम यही पोजीशंस, यही सिचुएशंस हैं, बस फ़र्क क्या है इसके अंदर कि जो लेंस होता है, आप देख रहे हैं कि ये मान लीजिए आपका ये उत्तल, ये उत्तल लेंस है आपका, ये किनारों से पतला, बीच में से मोटा, ये मुख्य अक्ष है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशीय केंद्र। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र, वो दोनों तरफ होता है। तो यानी इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, और इसका हाफ हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था। मुख्य फोकस भी दोनों तरफ होता है। तो यहाँ पर आप C1 और C2 लिख सकते हैं, लेकिन डायग्राम्स में हम उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हम वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बारे में ही आपके साथ ये डिस्कस कर रहे हैं मेनली। तो इस साइड से हम यूज़ जो करेंगे ये F1 होता है, और जो ये C1 है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2F1 मानते हैं। और उसी प्रकार से अगर हम इस साइड के पोर्शन को देखते हैं, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होता है। तो इसका मुख्य फोकस यहाँ पर F2 है, और ये C2 की जगह हम 2F2 लिखेंगे, क्योंकि ये इसका हम पहले भी पिछले केस में भी डिस्कस कर चुके हैं, रेडियस के बारे में, त्रिज्या के बारे में और फोकल लेंथ के बारे में। तो हम इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, केवल आपको ये प्रदर्शित करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से वस्तुएं और उनके प्रतिबिंब हमें दिखाई देंगे। तो आइए केस टू केस हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। सबसे पहला केस है
हम इसके अंदर थोड़ा सा F1 और F2 अगर कहीं पर होगा तो वो हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला केस मान लीजिए कि वस्तु की जो पोजीशन है वो इन्फिनिटी है, यानी अनंत पर है। तो अनंत पर जब कोई वस्तु है तो प्रकाश की जो किरणें हैं अनंत से इस तरह से, इसके आप एक डायग्राम के अंदर हम ये लाइन खींच करके बता रहे हैं, बाकी के अंदर अंडरस्टूड होगी। ठीक है, प्रकाश की किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, और ये अनंत से आ रही हैं और मुख्य फोकस पर आ करके मिलेंगी। यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। F यहाँ पर अब ये F2 है तो आप इसको F2 कर लेंगे। बाकी अत्यधिक छोटा ही होगा और रियल होगा, वास्तविक ही होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, और लेंस के दूसरी तरफ होगा। इसके अंदर सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस लेंस के अंदर जो फिनोमिना होता है वो अपवर्तन होता है, उसमें रिफ्रैक्शन, उसके अंदर क्या था, मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन था, परावर्तन, और लेंस के केस के अंदर रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन। इसको आप डिटेल में पढ़ चुके होंगे पूरी साल। तो अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस कर रहे हैं। हम ज़्यादा टाइम काफ़ी कम है, इसलिए ज़्यादा हर टॉपिक को हम नहीं उठाएंगे। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है केवल उन्हीं को हम उठा रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये पहले केस के अंदर डायग्राम बना करके दिखा देंगे तो आपकी पोजीशंस भी क्लियर हो जाती हैं और डायग्राम भी क्लियर हो जाता है। इसी तरह से सेकंड केस को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड केस के अंदर क्या होगा, हम देख रहे थे C से परे, यहाँ पर जो है 2F1 से परे, यहाँ पर आप पोजीशन चेंज कर देंगे, किससे परे, 2F1 से परे, या आपको दिखाई ना दे रहा हो तो इसको हम थोड़ा सा टेबल को लंबा कर लेते हैं। 2F1 से परे, तो देखिए डायग्राम बना करके आपको बताते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए हर बात। डायग्राम से ज़्यादा क्लैरिटी होगी, दिमाग के अंदर प्रिंट भी हो जाएगा ये। तो यहाँ पर सॉरी, ठीक है, 2F से परे है अगर, तो यहाँ पर वस्तु है, यानी कि वस्तु प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और यहाँ मुख्य फोकस से निकलती हैं। तो आप देखिए ये नॉर्मल है इसका, जो कि यहाँ से निकलेगा O से, तो यहाँ पर जो वस्तु थी AB थी, यहाँ पर A', B' है। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कि जब 2F से परे है, 2F से परे है, तो पहले वाले के अंदर C बोलते थे हम इसको, यहाँ पजल नहीं होना है, आप अलग से ही इसकी कन्वेंशंस को रखेंगे। तो 2F से परे रखेंगे तो C और F के बीच में नहीं आप लिखेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज कर लेंगे आप।
F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। पिछले वाले को रिलेट करके भी सेम आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब छोटा होगा, वस्तु से छोटा है भाई, ठीक है, वस्तु से छोटा होगा, तो वस्तु से छोटा होगा और वास्तविक होगा, उल्टा होगा। ये उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये सभी केसेस में सेम होगा, 5 के 5 केसेस में। लास्ट वाले केस में आभासी और सीधा, इसमें भी सेम उसी तरह से होगा, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद थर्ड जो केस है, थर्ड केस वही है, सी पर है, इसमें 2F1 पर है, सिर्फ नाम चेंज किया गया है और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र होते हैं लेंस के अंदर 2 होते हैं, इस कारण से ये थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। एक बार भी वीडियो को आपने ध्यान दे लिया अच्छे से तो ज़िंदगी भर आप भूल नहीं पाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। तो ये 2F1 पर है, तो यहाँ पर 2F1 पर ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से, इसी तरह से यहाँ से ये निकलेगी और नॉर्मल भी यहाँ से निकलेगी प्रकाशीय केंद्र से, और यहाँ पर देखिए ये दूरी समान होगी आपकी, ये दूरी और ये दूरी दोनों समान होंगी, क्योंकि ये इसका हाफ होता है। तो ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर वस्तु जो बनेगी ए बी और ये ए डैश बी डैश से बिल्कुल एक्यूरेट जो है 2F2 पर ही बनेगी, 2F2 पर, ठीक है, और समान आकार की बनेगी। ये सेम होगा साइज इसका, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वो सेम रहेगा। तो 3 केस हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि 2F पर है तो 2F पर ही, यहाँ पर 2F1 है, इस तरफ 2F2 है, इस तरफ अनंत से थी तो F2 पर, और 2F1 से परे थी तो F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। अब हम फोर्थ केस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर है फोर्थ केस के अंदर क्या होता है, आप देख पा रहे हैं टेबल के अंदर है। देखिए वस्तु 2F1 और 2F1 के बीच में है, तो प्रकाश की किरण समांतर आई और मुख्य फोकस से होकर के निकल गई। ये यहाँ से नॉर्मल है, जो यहाँ प्रकाशीय केंद्र से होकर के निकलती है। तो जो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है वो F1 और 2F1 के बीच में जब वस्तु थी तो प्रतिबिंब 2F2 से परे बनेगा, वस्तु के साइज से बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा। यही बातें इसमें थी। सेम केस यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे इसको, सिर्फ कि
F1 और 2F1 के बीच में है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C से परे नहीं, यहाँ 2F2 नाम है इसका, 2F2, ठीक है। बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, सेम केसेस हैं बाकी सभी। इसके बाद हम फिफ्थ केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर फिफ्थ केस के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं? F पर है। F पर है तो क्या था पिछले केस के अंदर भी? क्या था वो? अनंत पर। देखिए हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, इसके बाद स्पेस कम होने की वजह से नेक्स्ट जो डायग्राम बनाएंगे वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ही बनाना पड़ेगा। F1 और 2F1, F2 और 2F2। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर वस्तु को F1 पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। लेकिन वो कैसे बनेगा वो देखने वाली बात है। यहाँ से देखिए, एक बार हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पर ही बना लेते हैं, दोनों डायग्राम आ जाएंगे। आप इसको एक बार नोट करके साफ कर दीजिए। देखिए F1 और 2F1, F2 एंड 2F2। हम फिफ्थ केस इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमें F1 पर है तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी और समांतर आकर के ये यहाँ बीच में मिड लाइन है, यहाँ से मुड़ करके मुख्य फोकस से होकर के गुजरेंगी और यहाँ पर जो इसकी नॉर्मल है वो यहाँ से होकर के गुजरेगी। तो ये इस तरह से चलेगी, यानी ये जो बिल्कुल पैरेलल चलेंगी, ये दोनों बिल्कुल समांतर चलेंगी। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा अगर F1 पर है तो अनंत पर बनेगा, अत्यधिक आवर्धित होगा, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा, यानी वास्तविक और उल्टा। अब हम इसके अंदर फिर एक केस को डिस्कस करते हैं। F और P के बीच में है, जैसे नेक्स्ट जो हमारा केस है। F1, 2F1, F2, 2F2। तो यहाँ पर F और O के बीच में अगर वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश की किरणें इसके समांतर चली
और मुख्य फोकस से हो करके निकलेंगी। इसी तरह से यहाँ से ये नॉर्मल है, ये इस तरफ से चलेगी और ये इस तरफ नहीं मिलेंगी, इनके अंदर गैप बढ़ता जाएगा। ये मिलती हुई प्रतीत होंगी ये पीछे बिल्कुल आप सीधी ले लेंगे ये रेखा बिल्कुल, तो ए बी जो है, ए डैश बी डैश, ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। जो इनकी प्रकृति होगी प्रतिबिंब की वो बहुत बड़ा होगा। यहाँ पर हम दर्पण के उसी ओर नहीं, यहाँ पर हम एफ और ओ के बीच में है, देखिए एफ और ओ के बीच में है, F1 और ओ के बीच में। और कहाँ पर बनेगा ये लेंस के उसी ओर बनेगा जिस तरफ वस्तु है, ठीक है। तो वस्तु की ओर ही बनेगा तथा बड़ा होगा, आभासी और सीधा होगा। ये सीधा है, आभासी है, बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, बड़ा है, वस्तु की ओर ही ये बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये देखते हैं तो आपसे कोई भी पोजीशन अब वो पूछ ले, वो आप बनाने में समर्थ होंगे, इस टेबल को अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और कई बार एक नंबर का आ जाता है, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता या शक्ति, लेंस की क्षमता। देखिए चाहे वो कन्वेक्स लेंस है या कनकेव लेंस है, जो उसकी शक्ति होती है, क्षमता होती है, वो हम डिफाइन करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी फोकस जो दूरी है, फोकस दूरी है उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम लेंस की पावर या लेंस की क्षमता कहलाता है, व्युत्क्रम। यानी मैथमेटिकली अगर हम देखें तो P = 1/f, यही हमने लिखा है। फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है वो लेंस की क्षमता है, यानी प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करना यानी अभिसारी, या डाइवर्ज करना यानी अपसारी, तो उसकी जो डिग्री होती है, जो उसकी मात्रा होती है, उसको लेंस की क्षमता बोला जाता है। आपसे ये क्वेश्चन डेफिनेशन भी पूछ सकता है, और यहाँ पर अदरवाइज क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वन डायोप्टर क्या है। तो 1 डायोप्टर ये भी लेंस की क्षमता है, इसकी यूनिट है, इसकी इकाई है, लेंस की पावर की यूनिट है।
यूनिट ऑफ लेंस पावर इकाई है। एक डायोप्टर क्या होता है? जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो उसको एक डायोप्टर कहते हैं। वन डायोप्टर इज defined as the power of lens which have 1 मीटर फोकल लेंथ, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है उसको वन डायोप्टर बोलते हैं। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेंगे, यानी जिस लेंस की क्षमता एक डायोप्टर तब बोलेंगे जब उसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। तो यहाँ से या तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है या फिर एक डायोप्टर को की डेफिनेशन पूछ सकता है, या फिर आपको फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी दे दे और पावर निकालनी पूछ सकता है। तो आप सिंपली इस फार्मूला से पावर निकाल सकते हैं। एक बात का यहाँ पर आप नोट रखेंगे कि जो नोट कर लेंगे, कन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी पावर को पॉजिटिव में लेते हैं हम, यानी उत्तल लेंस, और जो कनकेव लेंस होता है यानी अवतल जो लेंस है उसकी पावर को नेगेटिव में लिया जाता है। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक। आप यहाँ पर दोनों बातों को नोट रखेंगे, पूछ भी सकता है, अदरवाइज कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम मानते हैं लाइट के चैप्टर के अंदर, वो हमने आपका कवर करवा दिया है, जिसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस कीजिए। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच पाए। हम देख रहे हैं कि व्यूज़ जो है 2000 से ऊपर हो चुके हैं, बट सब्सक्राइबर्स जो हैं कम हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मास लेवल पर सभी स्टूडेंट्स के पास ये चैनल पहुंच पाए। क्योंकि ये जो वीडियोस हैं सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और ये अनाउंसमेंट हम कई बार कर चुके हैं कि जैसे ही हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स 10th और +2 के समाप्त हो जाते हैं, हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस हैं और एसएससी है, उसको लेकर के भी हमारी सीरीज़ तैयार हो रही है। इसके तुरंत बाद उसको भी लॉन्च कर दिया जाएगा। तो और फिज़िकल एजुकेशन की सीरीज़ शुरू हो चुकी है। तो जर्नल स्टडीज़ के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है सभी सब्जेक्ट्स को कवर करने का। उसकी सीरीज़ में सबसे पहले हम साइंस को लेकर के आएंगे, और साथ साथ धीरे धीरे हम और सब्जेक्ट्स को भी इसमें शामिल करेंगे। तो जो ये सभी एजुकेशन जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, तो आपका प्यार प्रेम बना रहे, आपके भाई बहनों का, आपके मित्रों का, आपके रिश्तेदारों का भला हो सके, वो लोग भी फ्री में एजुकेशन प्राप्त कर सकें। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि हाईली एक्सपेंसिव टीचिंग ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन इन वीडियोस को बार बार देख सकते हैं, यहाँ से नोट्स बना सकते हैं।
जिसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो टेलीग्राम में चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देते हैं। हर वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिसमें वीडियो भी शेयर हुए हैं और सभी नोट्स की PDF वहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। तो आप इन बातों का ध्यान भी रखें और प्यार प्रेम हमारे बीच बना रहे और आपकी नॉलेज बढ़ती रहे, आप हर एग्ज़ाम को क्लियर करते रहें। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा हम साथ ही साथ क्लास यहाँ पर लेंगे और आपको बताएंगे जो जो क्वेश्चंस इस क्लास में से आए, इन क्लासेस में से आए हैं, और आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि ये सभी क्वेश्चंस हमने पहले ही करवा दिए हैं। तो आप अपनी अच्छी तैयारी करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।